नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आईपीसीसी ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता। इस अंक में जानेंगे रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभावों के बारे में। चीता एक्शन प्लान तैयार। वर्ष 2022 में भारत में चीता लाने के लिए कार्य योजना तैयार हो गई है। सरकार किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक आसान ऋण योजना पर विचार कर रही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने ई कॉमर्स, निवेश और एमएसएमई के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में जारी वार्ता का विरोध किया। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़ी है। आईपीसीसी ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करने संबंधी प्रकृति और मानव समाज की सुभेद्यताओं, क्षमताओं और सीमाओं की समीक्षा की गई है। आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक, नियमित और बहुत अधिक विनाशकारी हैं। भारत सहित दक्षिण एशिया सबसे सुभेद्य क्षेत्रों में शामिल है। साथ ही वर्ष 2050 तक गंगा बेसिन में गंभीर जल संकट की संभावना व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलवायु संकट के कारण पहले ही कुछ अपरिवर्तनीय बदलाव हो चुके हैं। इनमें शामिल है स्थलों और महासागरों में जीवों की बड़े पैमाने पर मृत्यु की घटनाएं, मानव जनित जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी प्रजाति के विलोपन का पहला मामला और अत्यधिक गर्मी की वजह से मृत्यु और रोगों का बढ़ता प्रकोप। इसके अलावा रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि विश्व की कम से कम आधी आबादी जलवायु संकट के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों में रहती है। जलवायु संकट ने लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वैश्विक स्तर पर डायरिया जैसे रोग को नियंत्रित कर लिया गया था। हालांकि उच्चतर तापमान, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं ने डायरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप को फिर से बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में पारितंत्र आधारित अनुकूलन और प्रकृति आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें शामिल है हरित अवसंरचना यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकल्पों को अपनाना तथा अनुकूलन और शमन संबंधी प्रयासों में तालमेल स्थापित करना। और अगली खबर जुड़ी है इस समय विश्व में आए सबसे बड़े संकट के बारे में। रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। रूस यूक्रेन संकट की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के रूस पर जो प्रभाव होंगे, आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। इससे बैंक रन की स्थिति पैदा हो गई है। रूसी नागरिक बैंकों में रूबल के रूप में अपनी जमा राशि को निकालने और इसे सुरक्षित मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए बैंकों में कतार लगाए हुए हैं। वहीं भारत पर इसके प्रभावों की बात करें तो भारत न तो नाटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय संघ का, इसलिए लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि भारत की पोटाश उर्वरक संबंधी आवश्यकता पूरी तरह से बेलारूस और रूस से आयात पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में आई इस बाधा की वजह से पोटाश की उपलब्धता बाधित हो सकती है। और आइए अब जानते हैं कि इन प्रतिबंधों के विश्व पर क्या प्रभाव होंगे। चिप लिथोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले नियॉन की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% रूस और यूक्रेन से आता है। एरोस्पेस और आयुध उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम की वैश्विक आपूर्ति का 30% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। हालिया घटनाक्रमों का संभावित भू राजनीतिक प्रभाव भी होगा। इससे पश्चिमी देश एकजुट होंगे और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो दोबारा से सक्रिय हो जाएगा। 1950 के दशक की शीत युद्ध जैसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। इससे एक तरफ रूस के नेतृत्व वाला ईस्टर्न ब्लॉक होगा तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश और उनके सहयोगी शामिल होंगे। अगली खबर जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी है। ये पेपर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चीता एक्शन प्लान वर्ष 2022 में भारत में चीता लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल वर्ल्ड चीता कैपिटल के रूप में विख्यात नामीबिया के दौरे पर गया।
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नामीबिया के चीतों को नामीबिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त करने की योजना तैयार की जा रही है। चीता एक्शन प्लान से जुड़े घटनाक्रमों पर एक नजर डालें तो उच्चतम न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारतीय पर्यावास में बसाने के प्रस्ताव पर वर्ष 2013 में रोक लगा दी थी। इस रोक को न्यायालय ने 7 साल बाद वर्ष 2020 में हटा दिया। न्यायालय ने ये रोक कूनो पालपुर अभ्यारण्य में ही शेरों को भी बसाने की योजना की वजह से लगाई थी, क्योंकि एक ही अभ्यारण्य में पुनर्वास के कारण चीतों के लिए आहार संबंधी समस्या खड़ी हो सकती थी। भारत में चीते को दोबारा बसाने की कार्य योजना के तहत 5 वर्षों में 50 चीतों को लाने की योजना बनाई गई थी। चीतों को दोबारा इसलिए बसाया जा रहा है क्योंकि एशियाई चीते जिनकी IUCN स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनकी तुलना में अफ्रीकी चीते जो कि वल्नरेबल या सुभेद्य हैं, इनको भारत में दोबारा से बसाना बहुत आसान है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि एशियाई चीते अब बहुत कम संख्या में केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। चीता शुष्क वनों, झाड़ीदार वनों और सवाना की एक कीस्टोन प्रजाति है। अत्यधिक शिकार करने और पर्यावास की क्षति के कारण वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है। ये वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। अगली खबर किसान और कृषि से संबंधित है। सरकार किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक आसान ऋण योजना पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार FPOs को किसानों के समान रियायती ब्याज दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि रियायती ब्याज दरों पर आसान ऋण वर्तमान में किसानों के लिए उपलब्ध है। आपको बता दें कि FPOs के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि तकनीकी ज्ञान की कमी और अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, ऋण अवसंरचना और बाजार तक अपर्याप्त पहुंच, जोखिम को कम करने संबंधी व्यवस्था की कमी, पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया, साथ ही बोझिल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और कुशल मानव संसाधनों की कमी है। साथ ही उद्यमशीलता, संस्कृति, साक्षरता आदि के रूप में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं। इसके अलावा कृषि आपूर्ति श्रृंखला में समृद्ध बिचौलियों और मध्यस्थों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए FPOs को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं। जैसे नाबार्ड ने वर्ष 2010-11 से अब तक लगभग 16,000 FPOs गठित किए हैं। वर्ष 2020 में FPOs का गठन और बढ़ावा नामक एक योजना आरंभ की गई थी। इसके तहत वर्ष 2027-28 तक लगभग 10,000 नए FPOs गठित किए जाएंगे। FPOs के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक FPO में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए 20 किलोमीटर क्षेत्र के भौगोलिक दायरे के लोगों को ही FPO में सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पेशेवर कार्यबल का विकास, आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए दौरे, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे उपाय किए जाने चाहिए। प्रारंभिक चरण के लिए व्यापक वित्त पोषण और FPOs की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले उत्पाद की व्यवस्था करनी चाहिए और बाजार से जोड़ने वाले सिस्टम में सुधार करना चाहिए। FPO एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 9A के तहत सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत किया जाता है। FPOs से किसानों को सामूहिक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि FPOs की जरूरत क्यों है। FPOs इकोनॉमी ऑफ स्केल या आकारिक मितव्ययता के लिए जरूरी है। अब यहाँ इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट में कमी आती है। क्षमता निर्माण और अन्य अतिरिक्त लाभप्रद सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए FPOs जरूरी है। बेहतर बाजार संपर्क और जानकारी के लिए FPOs जरूरी है। इसके अलावा मूल्य वृद्धि और समूह के माध्यम से बेहतर आय के लिए और ऋण सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए, साथ ही जोखिमों को कम करने, सौदेबाजी की क्षमता में सुधार करने, सामाजिक पूंजी का निर्माण करने और बेहतर आहार तथा पोषण सुरक्षा के लिए FPOs आवश्यक हैं। अगली खबर WTO से संबंधित है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने ई-कॉमर्स, निवेश और MSMEs के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में जारी वार्ता का विरोध किया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने संयुक्त रूप से विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा आदि मुद्दों पर बहुपक्षीय वार्ता का विरोध किया। इस बहुपक्षीय वार्ता को संयुक्त वक्तव्य पहल यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव JSI भी कहा जा रहा है। इस वार्ता के समर्थक WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसी ठोस परिणाम की आशा व्यक्त कर रहे हैं, जो कि इस साल जून में संभव है।
JSI को WTO के सदस्यों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया है। इसे एक बहुपक्षीय वार्ता उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि WTO में सभी प्रमुख निर्णय मोटे तौर पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। हालांकि JSI के तहत निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति के नियमों का पालन किए बिना बहुपक्षीय वार्ता पर बल दिया गया है। भारत ने JSI वार्ताओं का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। भारत का मानना है कि सदस्यों को पहले खाद्य सब्सिडी से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। भारत ने ये भी कहा है कि WTO के सदस्यों को केवल इसके दायरे में रहकर ही मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। WTO के सभी सदस्यों को इस बहुपक्षीय संस्था के मूलभूत नियमों का पालन करने की जरूरत है। जैसा कि मार्केस समझौते में उल्लेख किया गया है, मार्केस समझौते ने टोक्यो दौर के बाद बहुपक्षीय नियमों के टूटने पर चिंताओं को उजागर किया है। ये समझौता एक एकीकृत, अधिक व्यवहार्य और टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित करने के पक्ष में था। मार्केस समझौते के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। वर्ष 1979 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट की टोक्यो दौर की वार्ता ने बहुपक्षीय संहिताओं को जन्म दिया था। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बजट के बाद गति शक्ति के विजन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। ये बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अमल में लाने और समन्वित कार्यान्वयन के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके तहत रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई पोर्ट या स्थलीय बंदरगाह, उड़ान आदि जैसी विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल होंगी। ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान 6 स्तंभों पर आधारित है। व्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइजेशन, अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन, समन्वय यानी सिंक्रोनाइजेशन, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल और गतिशील यानी डायनेमिक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक यूक्रेन में सक्रिय 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु अपशिष्ट के भंडार के संबंध में बुलाई गई है। IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के सावधानीपूर्वक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना है। भारत IAEA का संस्थापक सदस्य है। द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था यानी BSA। भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था को नवीनीकृत किया है और इसे बढ़ाकर $75 बिलियन की सीमा तक पहुंचा दिया है। इस पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। BSA यानी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था एक 2 तरफा व्यवस्था है। इसके तहत दोनों पक्ष डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत रुपए के बदले जापान से डॉलर प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जापान भी येन के बदले में भारत से डॉलर की मांग कर सकता है। मरिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा एंटोनोव AN-225 या मरिया को नष्ट कर दिया है। मरिया विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। इसे एंटोनोव AN-225 के नाम से भी जाना जाता है। ये 1980 के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के अंतर्गत यूक्रेन में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष के लिए एक तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बीच किया गया था। और अगली खबर जुड़ी है INS विशाखापत्तनम से। हाल ही में INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के आंतरिक संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। ये सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इस पर आधुनिक सर्विलांस रडार भी लगाया गया है। ये परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध जैसी स्थितियों में भी लड़ने के लिए सक्षम है। INS विशाखापत्तनम का नाम पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम के नाम पर रखा गया है। विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानसूनी परियोजना कार्यालय यानी IMPO का शुभारंभ। इसकी स्थापना भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में की जाएगी।
IITM पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। IMPO की स्थापना से एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार होगा। मौसमी बदलाव को बेहतर रूप से समझा जा सकेगा। साथ ही इससे मॉनसून और चक्रवातों के पूर्वानुमान संबंधी कौशल में वृद्धि होगी। इससे मॉनसून अनुसंधान को भी बल मिलेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व। केरल के पहाड़ी जिले इडुक्की में अत्यधिक चर्चित हवाई पट्टी से पेरियार टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने की संभावना है। पेरियार टाइगर रिजर्व प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में कार्डमम पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों में स्थित है। इसकी नदियां हैं मुल्लायार, पेरियार, अम्बा और अजुता। इसका उच्चतम शिखर है कोट्टामला। पेरियार टाइगर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, घास के मैदान और यूकेलिप्टस के बागान पाए जाते हैं। व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज का दूसरा चरण। व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज फेज 2 को नासा द्वारा आरंभ किया गया है। इसके तहत विद्युत पारेषण और ऊर्जा भंडारण में मौजूद प्रौद्योगिकी अंतराल का समाधान करने के लिए एक प्रोटोटाइप का डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शन करना है। इसके लिए $4.5 मिलियन तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज के प्रथम चरण को 1 सितंबर 2020 को आरंभ किया था। ये ऊर्जा प्रबंधन, वितरण और भंडारण समाधान के विषय पर केंद्रित था। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा साझे किए गए एक विवरण के मुताबिक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2013-14 में $6,600 मिलियन था। ये बढ़कर वर्ष 2021-22 में $12,400 मिलियन हो गया है, यानी कि इसमें 88% की वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए थे, जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना यानी EMC 2.0 और IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। मोरारजी रणछोड़जी देसाई। मोरारजी रणछोड़जी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं के निर्माता और एक महान सुधारक थे। वे स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें भी प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ जेल में कैद किया गया था। मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के गंभीर प्रयास किए। उन्हें पाकिस्तान द्वारा निशान-ए-पाकिस्तान से और अपने देश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस तरह वे दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। मोरारजी देसाई महात्मा गांधी के सिद्धांतों के परम अनुयायी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदार व्यक्ति थे। और अगले चर्चित व्यक्तित्व हैं समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का जन्म सन 1608 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे शिवाजी के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। वे संत तुकाराम के समकालीन थे। समर्थ रामदास अद्वैतवाद के समर्थक और भक्त थे। उन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य किया। उन्होंने श्री राम जय जय राम का मंत्र दिया। उनकी साहित्यिक रचनाओं में दास बोध, मनाचे श्लोक यानी मन को संबोधित पद, करुणाष्टक यानी ईश्वर को समर्पित भजन शामिल हैं। समर्थ रामदास के जीवन मूल्य हैं आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।